दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आज पूरे दिन बहुत मेहनत करी है भाई। ऑफलाइन क्लासेस तो पढ़ाई हैं, लेकिन भूत की तरह लगे हुए थे, तब जाके ये 9:45 शूट होने की शुरुआत हो रही है। यानी ये वीडियो आपको मिलेगी 10:30, हो सकता है 11 बजे भी आप देख रहे हो। लेकिन भाई अगर आपका पेपर अच्छा हो जाए, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो आके एक कमेंट जरूर लिखना और यार सब्सक्राइब कर लेना, इससे बहुत हौसला मिलता है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए जिनका कल पेपर है। चलिए शुरू करते हैं भाई। और इतनी आसान लैंग्वेज रखी है कि जैसे आप अपनी मम्मी पापा से बातचीत करते हो, सिर्फ एक बार आप देखोगे और आराम से चले जाओगे। पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, देख लेना और जाके पेपर दे आना जाके भाई। ठीक, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, किस किस तरीके से बनेंगे, सब कुछ कराते हैं भाई। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लॉन्ग में कई बार आता है कि जो बेबीलॉप सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप मतलब क्या होता है, फसलें, जो फसल हैं, जो पौधे हैं, उनके लिए जो बेबीलॉप सेंटर्स हैं वो क्या है। ओरिजिन मतलब जहां से उत्पन्न होते हैं। तो देखो सरल भाषा में समझ लो, हम बार बार कह रहे हैं बायोलॉजी में चीजों को समझ लिया करो और अपनी तरीके से लिख के आया करो भाई। ठीक, तो हमने लिखा बिल्कुल आसान लैंग्वेज में कि बेबीलॉप कौन है, एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह बताया कि जो अलग अलग फसलें होती हैं वो दुनिया में अलग अलग पाई जाती हैं। जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं, तो यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, यहाँ पे गेहूं बहुत ज़्यादा होता है, चावल बहुत ज़्यादा होता है, इस तरीके की फसलें होती हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया एक क्या होता है, अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, वो दुनिया के अलग अलग स्पेसिफिक रीजन्स में ओरिजिनेट हुई हैं। ठीक, सब कुछ एक ही जगह नहीं हो सकता है, अर्थात हर क्रॉप का एक ओरिजिन सेंटर होता है। ओरिजिन मतलब जहाँ से वो उत्पन्न होती हैं, जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। यानी हो सकता है कि यहाँ की कोई फसल ना हो, उसे यहाँ पे उगा लिया जाए, लेकिन फिर भी उसकी उतनी वैरायटी, उतनी डाइवर्सिटी हम लोगों को नहीं मिल पाएगी जहाँ की वो है। जैसे भाई हम यहाँ पढ़ाते हैं, ठीक, तो जब हम यहाँ पढ़ाएंगे, ये मेरा सेटअप है, ये मेरा स्टूडियो है, यहाँ पे हम कंफर्टेबल है कि अगर हम नहीं भी देखेंगे तो हमें पता है यहाँ पर एक लाइट है, ठीक, हम वापस आएंगे तो हम कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन नए स्टूडियो में अगर हम पढ़ाएंगे तो शायद हम उतनी डाइवर्सिटी ना ला पाएं, उतनी वैरायटी ना ला पाएं। तो बेबीलॉप एक रशियन बॉटनिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने बताया कि हर जगह का, हर क्रॉप का एक सेंटर होता है भाई। ठीक, फिर कुछ सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात भी की गई। जैसे चाइनीज सेंटर की बात करें तो सोयाबीन है, मिलेट है, ये सब चाइना में सबसे ज्यादा ओरिजिनेट होता है। इंडियन सेंटर की बात करें तो इंडियन म्यांमार की अगर बात करें तो चावल हो गया, गन्ना हो गया, आम हो गया, ये सब इंडियन सेंटर में आपको ओरिजिनेट होते दिख जाएंगे। अगर हम लोग इंडो मालायान जो अपना पूरा सेंटर, जो पूरा रीजन है, वहां पे बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में बनाना हो गया। ठीक, देखा होगा लोग लुंगी वुंगी पहन के, आई एम कृष्णन अय्यर, आई एम नारियल पानी वाला, तो कोकोनट वगैरह, इस तरीके से साउथ ईस्ट एशिया में दिख जाएगा आपको। सेंट्रल एशियाटिक सेंटर की बात करें तो अफगानिस्तान, जो सेंट्रल एशिया वाला जो भी एरिया आ जाएगा, वहां पे व्हीट हो गया, गाजर हो गई, ये सारी चीजों का ओरिजिन यहां पर सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया। जैसे अगर हम लोग बात करें तो ऑलिव ऑयल वगैरह जो आप सुनते रहते होंगे, तो ऑलिव है, कैबेज है, ये सारे के सारे मेडिटेरियन जो सेंटर है वहां पर सबसे ज्यादा हो जाते हैं। फिर मैक्सिकन की बात करें तो मैक्सिको में क्या है, मेज यानी मक्का है, कॉटन है, ये सब मिल जाएगा। साउथ अमेरिकन में बात करें तो पोटैटो है, टोमेटो है, ये सब मिल जाएगा भाई। तो इस तरीके से अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सी फसल कहाँ पे होती है, तो उसके क्रॉप के ओरिजिन को समझने में हेल्प होगी, किस तरीके से उत्पन्न हो रही है ये आप पता कर पाओगे, और शायद जहां पे वो फसलें नहीं हैं वहां पर भी उन्हें उत्पन्न कर पाओगे। इसके अलावा जेनेटिक डाइवर्सिटी का सोर्स, यानी अगर आपको पता चल गया फसल उत्पन्न कैसे हो रही है, तो फिर उसके जीन में परिवर्तन कर सकते हो, डिजायरेबल जीन ला सकते हो। ठीक है, बाहर से किसी वेक्टर की मदद से दूसरा जीन ला के उसके डीएनए में इंक्लूड कर सकते हो। ये सारी चीजें जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी थी। प्लांट ब्रीडिंग में यूजफुल हो जाएगी कि किस तरीके से और आगे की फसलों को बढ़ाया जाए, नई नई वैरायटी को डेवलप हम लोग कर पाएंगे अगर उसकी जीन से हम लोग छेड़छाड़ कर पाएंगे मेरे भाई। तो ये अगर आपसे पूछे, ये पहला क्वेश्चन है कि बेबीलॉप सेंटर्स ऑफ ओरिजिन, मतलब बेबीलॉप वाला क्वेश्चन अगर आए तो आप आराम से लिख सकते हो, यार एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने कहा कुछ फसलें हैं, वो एक फसल विशेष जगह से उत्पन्न होगी। फिर 4-6 आपने उदाहरण लिख दिए। हम नहीं कह रहे आप इतने, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लिखे हुए हैं, आप 7 नहीं लिख सकते हो, 5 लिख दो। समझ रहे हो, अपनी तरीके से अगर चीजों को समझोगे तो आप बहुत आराम से चीजों को कर पाओगे भाई। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स, ये शॉर्ट में क्वेश्चन आता है मेरे भाई। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, बिना मिट्टी के पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हमने लिखा मिट्टी के बिना
पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इसमें पौधे को पानी दिया जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स यानी खनिज लवण होते हैं उनमें ये ग्रो होता है। एडवांटेज की बात करें, तेज ग्रोथ होती है, पानी जो है बचत होती है उसकी, कुछ कंट्रोल्ड कंडीशंस ही लगानी पड़ती हैं और चीजें काम कर जाती हैं, बीमारियां वगैरह ऐसे पौधों में कम होती हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा फार्माकोजेनोसी, ये भी पेपर में कई बार शॉर्ट में आया हुआ है। तो जितने भी मेडिकल नाम ही यहां पर देखिए फार्मा शब्द आ रहा है, तो फार्मा मतलब मेडिकल से रिलेटेड होगा। तो जो मेडिकल प्लांट्स हैं, नेचुरल ड्रग्स हैं, इन सब की जब हम लोग स्टडी करते हैं, मेडिकल प्लांट मतलब क्या, जिनसे हम लोग मेडिसिन वगैरह, जैसे अगर हम शहद कह दें हमें जंतुओं से मिलता है तो ये भी मेडिकल से रिलेटेड है, नीम कह दें तो ये पेड़ से मिलता है भाई। तो इस तरीके की अभी हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेडिसिन को बनाने में, ठीक, नेचुरल ड्रग्स की नॉलेज मिलती है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी ओवरऑल हम लोग मेडिसिन की स्टडी करते हैं इसके अंदर, ये भी पेपर में 2 नंबर में आ सकता है। अब एक क्वेश्चन है, मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ 3 प्लांट्स, यानी 3 ऐसे पौधे बताओ जिनका मेडिकली यूज होता हो, खास करके जो ट्राइब्स यूज हैं, यानी जो जनजातियां वगैरह, मतलब मनुष्य वगैरह जो लोग इस्तेमाल करते हैं सरल भाषा में, उनके बारे में आपको बताना है यार, ठीक। तो जैसे एक तो नीम हो गया, तो आप इसका बॉटनिकल नेम जरूर याद करें, क्योंकि बॉटनी में अगर आप बॉटनिकल नेम लिख लेते हो तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। साथ ही साथ यूज क्या हो जाएगा, एंटीबैक्टीरियल होता है, स्किन से रिलेटेड बीमारियां, कई बार आपने देखा होगा, अभी हमारे एक टीचर पढ़ाने आते हैं तो उन्होंने कहा बड़ा इन्फेक्शन हो गया हमें, तो हमने कहा क्या कर रहा हो, बोले हम तो नीम जो है वो पता नहीं पी रहे हैं, नहा रहे हैं, नीम से कुछ डिस्कशन हमसे हो रहा था मतलब। तो हमने कहा भाई यार क्या कर रहा हो, आज के ज़माने में किसी स्किन वाले डॉक्टर के पास जाओ, 1000, 1200, 2000 रुपए खर्च होंगे, दोबारा से कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें भी एक बार इन्फेक्शन हो गया था माथे पे। तो अब अगर हम ये सब प्रोसेस करते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। तो एंटीबैक्टीरियल है, स्किन से रिलेटेड बीमारियां हैं, सब में नीम का इस्तेमाल होता है। तुलसी, हम लोग तो पूजा तुलसी नहीं, हम लोग तुलसी जी बोला जाता है, आप भी कमेंट में लिखना। तो इसका भी बॉटनिकल नेम आपको याद करना है। साथ ही साथ कोल्ड है, आपको कफ हो गया है, ठीक है, जकड़न वकड़न कुछ भी है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता। कई बार मम्मी हमारी ऐसा करती है कि तुलसी जी की पत्ती डाल दी, काली मिर्च डाल दी, ठीक है, अदरक डाल दी कूट के, मेरा गला कितना भी दिक्कत हो, दिन भर पढ़ा के गए होंगे तो लो पी लो, 1 कप पीते हैं बिल्कुल मामला फिट हो जाता है। तो इस तरीके की चीजें चलती हैं भाई, ठीक है। एलोवेरा, हम लोग तीसरा, जाहिर सी बात है पेड़, मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो एलोवेरा स्किन की केयर करता है, अगर कुछ जल गया है तो बर्न वगैरह के ट्रीटमेंट में काम में आता है। इसका भी बॉटनिकल नेम आपको याद करना है। यानी ओवरऑल ये जो पेड़ हैं कौन कौन से ट्राइब्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में खास करके, तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है और आप आराम से लिख लोगे भाई, ठीक है। उसके अलावा कुछ और हैं जिनके बॉटनिकल नेम कई बार पूछे जाते हैं और तो आप उन्हें भी आराम से याद करेंगे, उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे खसखस है, ठीक है, तो खसखस का बॉटनिकल नेम खूब पूछा जाता है, इसकी फैमिली पोएसी फैमिली है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो खसखस का यूज परफ्यूम है, सेंट वगैरह, ऑयल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक। कूलिंग मैट्स, आप जानते होंगे हम लोग यहाँ जो कूलर होता है उसमें खसखस वाला ही वो जो भूसा भरा जाता है सरल भाषा में, तो स्क्रीन्स वगैरह इन सबको बनाने में इस्तेमाल होता है भाई, ठीक है। सैंडलवुड की बात करें जो चंदन की लकड़ी होती है, तो इसका आपको बॉटनिकल नेम याद कर लेना है। फैमिली आपको पता होनी चाहिए, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, चंदन है तो परफ्यूम है, कॉस्मेटिक वगैरह में इस्तेमाल होता है, इन सब चीजों में मेडिसिनल यूज भी होता है चंदन के लिए भाई। तो इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हो। शुगर केन, गन्ना हो गया, इसका बॉटनिकल नेम आपको याद करना है, आसान है, पहले से आपको पता होगा। फैमिली पोएसी हो गई। इकोनॉमिक तो चीनी वगैरह बनाने में, गुड़ वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। कॉटन, ये आपसे खूब पूछा जाता है भाई, तो इसका बॉटनिकल नेम आपको याद कर लेना है, फैमिली इसकी याद कर लेनी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कॉटन है तो कहाँ इस्तेमाल होगा भाई, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हो जाएगा, कॉटन का ऑयल में इस्तेमाल हो जाएगा। कॉफी है, कॉफी का बॉटनिकल नेम तो बहुत पुराना आपको पता ही है, कॉफी अरेबिका होता है, तो ये आपको पढ़ लेना है, इसकी फैमिली आपको पढ़ लेनी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो बेवरेज वगैरह में स्टिमुलेट वगैरह करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है भैया। सीधी सी बात है कि मतलब ब्लड प्रेशर बहुत कम हो रहा है, ठीक, तो आदमी क्या करेगा, कॉफी पिएगा, ठीक, यही करता है ना। उसके अलावा देखा जाए तो नींद आ रही है तो कॉफी पिएगा आदमी, तो इस सबके पैसा कमाते हैं इस तरीके से भाई। चीज जरूरी थोड़ी आप ऐसे लिखो, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो कि कॉफी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है भैया। अगर उसका बॉटनिकल नेम आपको पता है, ठीक, कि कॉफी अरेबिका लिख दिया आपने, फैमिली आपने उसकी लिख दी। फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब क्या, पैसा कैसे कमाओगे इससे, तो पैसा कैसे, इसके जो दाने हैं, ठीक है, उससे आदमी चाय वाय में पानी वानी में डाल के पीता। हिंदी में लिख दो यार, नहीं अंग्रेजी में लिख पा रहे, हटाओ, समझ गया मेरे भाई। उसके बाद जैट्रोफा है, इसका बॉटनिकल नेम आपको पता होना चाहिए, फैमिली आपको पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक बायोडीजल बनाने में होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। कत्था हो गया,
ठीक, कत्था की भी फैबिएसी फैमिली हो गई। पान चबाने वगैरह में इस्तेमाल, आपने देखा होगा पान होता है उसमें कत्था, अरे भंग का रंग, कत्था वत्था लगा के चूना वूना लगा के मेडिकल यूज भी होता है इसका। ठीक, लोग कहते हैं कि अगर मुआ हो जाए, मुआ समझते हो, मुंह में कीलोसिस बोलते हैं उसे, तो अगर मुंह के अंदर आपके दाने वाने निकल आए तब आप कत्था, मम्मी हमारी पहले पुराने जमाने में कहती कत्था रख लो ठीक हो जाएगा भाई। ठीक है, तो मेडिकल यूज होता है। अफीम की बात कर लें, बॉटनिकल नेम पता कर लो, फैमिली पता कर लो, और बाकी ड्रग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है भाई, सीधी सी बात, नार्कोटिक सब्सटेंस होता है। मेहंदी की बात करें तो मेहंदी का मेरे भाई बॉटनिकल नेम, फैमिली और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मेहंदी क्या है, रंजक काम करा जाता है, बालों को रंगने के लिए इस्तेमाल कर लिया, हाथों वगैरह में आदमी लगाता तो डाई भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो डेली लाइफ में यूज होती हैं, इनका बॉटनिकल इंपॉर्टेंस पूछ सकता है, फैमिली पूछ सकता है, ये हम आपको पीडीएफ दे ही रहे हैं, आप देख लेना भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो बॉटनिकल नेम्स ऑफ 6 स्पाइसेस, 6 मसालों के बॉटनिकल नेम कई बार पूछे गए, कई बार 3 के पूछता है, 4 के पूछता है, हमने 6 के 6 के दे दिए हैं, तो इन्हें भी आप पढ़ लेना। जैसे ब्लैक पेपर काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, ठीक है, टर्मेरिक हल्दी याद कर लो, जिंजर अदरक याद कर लो, ये 2-3 चीजें आराम से याद हो जाएंगी और बहुत कोई कठिन नहीं है। पाइपर निग्रम हो गया, इस तरीके से अगर आप आराम से ये 6 के 6 देख लोगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जो सरल लगे वो याद कर लो, करकुमा लौंगा ये याद कर सकते हो आप, और पहले याद सारे ही आसान है, 2-3 बार आप देखोगे बैठ के, कम से कम 4 तो याद कर लो, और हम तो सजेस्ट करेंगे 6 के 6 को आप देख लो, आराम से आप लिख पाओगे। ठीक है, आपको इंग्लिश में नहीं याद हो रहा है, हिंदी में लिख लो भैया। ठीक है, इसे हिंदी में याद कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डोमेस्टिकेशन क्या होता है, तो भैया देखो ये इसकी फीचर ऊपर लिख गए हैं, इसका डेफिनेशन नीचे है, तो हम पहले नीचे वाला पढ़ते हैं। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, इसका डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, पालतू। तो चाहे वो जंगली जानवर हो या पौधा हो, उसे घर के अकॉर्डिंग ढाल लेना ही डोमेस्टिकेशन कहलाता है, पालतूकरण कहलाता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है जो जंगली पौधे हैं, जानवर हैं, उन्हें मनुष्य अपने इस्तेमाल के लिए कंट्रोल करके यूजफुल बना लेता है भाई। ठीक, जब मनुष्य जंगली पौधों या जानवरों को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल लेता है तो उसे डोमेस्टिकेशन कहते हैं। ठीक, जैसे प्लांट में क्या डोमेस्टिकेशन हो सकता है, तो ह्यूमंस ने कुछ प्लांट्स को सिलेक्ट करके उन्हें इंप्रूव कर लिया, जैसे व्हीट हो गया, राइस चावल हो गया, मक्का हो गया, अपने हिसाब से मनुष्य ने इसे इंप्रूव कर लिया भाई। ठीक है, चेंजेस क्या हो गया, साइज थोड़ा बड़ा हो गया, टेस्ट इनका अच्छा हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया। फीचर्स क्या होते हैं, तो सीड जो है इजीली, जब आप घर पे उन पे ध्यान दे रहे हो तो आसानी से जो प्रोडक्शन होने लगेगा। पालतू का मतलब अपने घर में बनाने का मतलब क्या है, घर में बनाने का मतलब कमरे में नहीं, खेती करके भी बना रहे हो तो है तो घर ही तुम्हारा ना, तो इस तरीके से आसानी से उसके बीज बनने लगेंगे। प्लांट जो है ह्यूमन की केयर पे डिपेंड हो जाएंगे, नेचुरल सर्वाइवल कम हो जाएगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा उनकी खेती। जैसे बहुत कम आपने देखा होगा कि जो चावल वगैरह है वो अपने आप कहीं पेड़ उग रहे हो, ऐसा नहीं होता, खेती करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट हो गए हम लोगों के ऊपर। यूनिफॉर्म ट्रेट डेवलप हो जाएंगे, यानी यूनिफॉर्म मतलब एक तरीके के गुण ही पाए जाएंगे। हर बार आप फसल उगाओगे, उसी तरीके की फसल होगी, आप उसे खा लोगे, इस तरीके से आपका काम चलेगा मेरे भाई। तो ये डोमेस्टिकेशन है, पेपर में जरूर आएगा, छोड़ने की गलती नहीं करना। टेक्निक्स यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन यूपी, हम तो यूपी वाले ही हैं, तो फूल और फल बनाने में कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, ये भी पेपर में लॉन्ग में बन सकता है। कैसे लिखोगे भाई, तो उत्तर प्रदेश में ये तो लिखना ही पड़ेगा कि यार फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों वाला जो खेती बाड़ी हो रही है, जो फूलों वाली टेक्निक है वो, और हॉर्टिकल्चर यानी जो पूरी विधि है फलों वाली, काफी डेवलप्ड है, मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोडक्शन और क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें पहले फूलों के संबंध में, तो ग्रीन हाउस सभी को पता है, कांच के जो है वो हाउसेस बना दिए जाते हैं, स्पेशल टाइप की कंडीशंस प्रोड्यूस करी जाती हैं, और इस तरीके से मेरे भाई ये पॉली हाउस या ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में फ्लावर्स उगाए जाते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल रखा जाता है, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता यानी नमी को कंट्रोल रखा जाता है। ऑफ सीजन, अगर सीजन नहीं भी है किसी चीज का, तब भी उसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, जैसे गुलाब वगैरह का प्रोडक्शन कर सकते हो इससे। ठीक है, फिर एक टिश्यू कल्चर है, इससे क्या होता है, जो प्रयोगशाला है, लैब है, उसमें पौधों को ग्रो किया जाता है। ठीक, इससे बीमारी वाले पौधे नहीं होते हैं, डिजीज फ्री पौधे बनते हैं। ठीक है, तेजी से मल्टीप्लिकेशन, तेजी से फसलों को उगाया जा सकता है, क्वालिटी एक जैसी यानी यूनिफॉर्म जैसी हम चाहते हैं वैसी दिखती है। ड्रिप इरिगेशन होता है, ड्रिप लोग कहते हैं ड्रिप चल रही है, उसी तरीके से सीधे जड़ों को पानी पहुंचाया जा सकता है।
इससे वाटर सेविंग होती है, ग्रोथ अच्छी होती है। इसमें वाटर डायरेक्ट जड़ों को दिया जाता है भाई, ठीक है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स यानी खाद वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रोथ रेगुलेटर जो बढ़ाएंगे ग्रोथ को, उनका इस्तेमाल, जैसे फलों को पकाने के लिए एथिलीन, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो एनपीके फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक इस्तेमाल करते हैं। हार्मोन्स में ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, इस तरीके से हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे फूल का साइज भी बड़ा होता है और क्वालिटी भी इंप्रूव होती है भाई, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब खेती करने के बाद, पोस्ट मतलब बाद में मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो हार्वेस्ट के बाद हैंडलिंग कर लेते हैं। कोल्ड स्टोरेज हो गया, देखा होगा कोल्ड स्टोरेज में रख लिया, लंबे समय तक फ्रेश करके रख सकते हो। जैसे अभी हम जल्दी में खाने के लिए खजूर लाए थे, तो हमने चैट जीपीटी पर सर्च किया कि कैसे खा सकते हैं, तो बाकी तो बात की, लेकिन बोले सबसे पहले आप इसे फ्रिज में रखो तो फ्रेश बने रहेंगे, ताजे रहेंगे। तो इस तरीके से कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हो। प्रॉपर पैकेजिंग अगर है तो लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ही फूड प्रोडक्शन, जो फ्रूट्स हैं यानी जो फल हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे करोगे, तो कलम लगाना क्या, 2 पौधों की कलमें ली, साथ में लगा दिया, इससे बेटर क्वालिटी का फ्रूट मिल जाएगा, ठीक। 2 प्लांट्स को जोड़ना, अर्ली प्रोडक्शन होगा। आम है, अमरूद है, इन सब में यह किया जाता है। प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग, मतलब काटना और छांटना, इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस होंगी उन सबको हटा देंगे, प्रॉपर शेप मिलेगा, बेटर सनलाइट मिलेगी और अच्छे से चीजें ग्रो कर पाएंगी। इरिगेशन इसमें भी वही है, जड़ों को डायरेक्ट पानी देना, ड्रिप लगाना, इस तरीके की चीजें करेंगे। यूज ऑफ H/B हाई यील्डिंग वेराइटीज, अच्छी वेराइटीज का हम इस्तेमाल करेंगे, अच्छे बीजों का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे और प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे हम, सीधी सी बात है। पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, ठीक है, ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे जिससे जो कीड़े वगैरह है कोई फसल में ना लगे, क्रॉप की प्रोडक्शन हो, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल करेंगे, ऐसी फसलें बना देंगे। अब तो बीटी टाइप की फसलें हैं जो खुद ही कीड़ों से लड़ सकती हैं, तो इस तरीके की चीजें करेंगे। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होता है। कोल्ड स्टोरेज हो गया, फास्ट ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जा सकते हैं, फ्रूट इससे ताजे रहते हैं। अतः जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, चाहे वो ग्रीन हाउस हो, चाहे वो टिश्यू कल्चर हो, चाहे वो इरिगेशन हो, इन सब से फ्लावर और फ्रूट का प्रोडक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है भाई, ठीक है। इसके अलावा कई बार ये फुल फॉर्म पूछी गई है, कल भी पूछी जा सकती है या जब आपका पेपर है। WTO क्या होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। TIFAC क्या होता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग। NRDC क्या होता है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं रिसर्च डेवलपमेंट भाई, ठीक, या फिर नेशनल रिसर्च, इस तरीके से भैया आप लिख सकते हो भाई, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन खूब आता है, वोलाटाइल ऑयल्स क्या होते हैं। वोलाटाइल मतलब वाष्पशील, जो भाप बन के उड़ जाते हैं उन्हें हम लोग वोलाटाइल ऑयल्स कहते हैं। तो वो ऑयल जो पौधों से हमें मिले और आसानी से इवोपरेट, भाप बन के उड़ जाएं। जैसे सोर्सेस की बात करें तो जो गुलाब होता है उसके फूलों से मिल जाता है, फेनल के हमें सीड्स यानी बीजों से मिल जाता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा होती है, बाष्पशील होते हैं, नॉन ग्रीजी होते हैं यानी चिकने नहीं होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं यानी दवाई में भी काम में आते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं, तो भैया स्टीम डिस्टिलेशन होता है, यानी भाप आसमान गर्म करेंगे, भाप बनेगी, अलग होगी, तो स्टीम डिस्टिलेशन यह सबसे कॉमन मेथड है। इसमें प्लांट मटेरियल को स्टीम में हीट करते हैं, यानी स्टीम से यानी भाप से हीट करते हैं ऑयल वेपर के रूप में, यानी जो तेल होगा उसके अंदर वो भाप बनेगा, अलग निकल जाएगा, उसे इकट्ठा कर लेंगे, कंडेंस मतलब संघनित करेंगे, इकट्ठा करेंगे बूंदों बूंदों के रूप में और ऑयल को अलग कर लेंगे भाई, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जैसे यूकोलिप्टस ऑयल हो गया, उस लिप्टस ऑयल हो गया, उसके अलावा अगर हम बात करें तो हाइड्रो डिस्टिलेशन हो सकता है। इसमें हाइड्रो मतलब पानी की बात आ गई, तो पानी के संग में पत्तियां वत्तियां जो भी होंगी वो डाल देंगे, प्लांट को डायरेक्टली पानी में उबाल देंगे, ऑयल और जो पानी होगा और तेल होगा वो मिक्स हो जाएगा, फिर कंडेंसेशन के बाद पानी को यानी इकट्ठा करके जो तेल होगा उसे अलग कर लेंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड होता है, इसमें जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा कोई कार्बनिक पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे। कार्बनिक समझते हो, जैसे एसीटोन हो गया, ठीक, ईथर हो गया, ये सारे क्या है ऑर्गेनिक। कार्बनिक पानी की जगह किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर लेंगे। सॉल्वेंट समझते हो जिसमें घोला जाता है भाई, ठीक है, जिससे क्या होगा डेलिकेट जो फ्लावर्स होते हैं उन सबका इस्तेमाल हो जाएगा, रोज ऑयल वगैरह इससे अलग हो जाता है। कोल्ड प्रेसिंग करेंगे, मैकेनिकल प्रेशर से ऑयल प्रेसिंग मतलब दबाना, दबा के जो क्या करेंगे मतलब नॉर्मली ऐसे ठंडा तरीके से दबाया जाएगा और उससे क्या होगा जितने भी खट्टे फल वगैरह होते हैं जैसे लेमन ऑयल वगैरह इससे अलग कर लिया जाएगा भाई, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें
तो फैट को यूज कर लेते थे, उससे ऑयल को ऑब्जर्व करके अलग कर लेते थे। थोड़ा सा महंगा मेथड था, तो आजकल इसका इस्तेमाल नहीं होता। परफ्यूम इंडस्ट्री वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियल यूज की बात करें, परफ्यूम इंडस्ट्री में फ्रेग्रेंस बनाने के लिए गुलाब है, जैस्मीन है, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। दवाइयों में मेडिसिन है, पेन रिलीफ है, एंटीसेप्टिक है, इन सब के रूप में इस्तेमाल होता है। फूड इंडस्ट्री में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में मिंट है, लौंग का तेल है, पिपरमेंट है, इन सब में इस्तेमाल होता है। कॉस्मेटिक में क्रीम हो गया, साबुन हो गया, लोशन हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। उसके अरोमा थेरेपी में स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए बनती हैं चीजें, रिलैक्सेशन में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इंसेक्ट की अगर बात, रिपेलेंट का मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे मच्छर मारने आमेर मच्छर लोशन, तो इस तरीके की चीजें, मॉस्क्यूटो रिपेलेंट होता है, यानी मच्छर इससे दूर भागेंगे, इस तरीके की चीजें हो जाती। क्लॉब ऑयल है, इस तरीके के जो भी हैं वो सब इसके उदाहरण हैं भैया, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेन का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक टिके रहना। तो इस तरीके से आज का इस्तेमाल करना कि आगे भी हमारा कोई नुकसान ना हो। जैसे आप क्या करो, 5 करोड़ रुपए लोन ले लो और खूब ऐश करो। अब तुम्हारे बच्चे भुगत रहे बेचारे, 5 करोड़ रुपए भरते भरते मरे जा रहे, तो सस्टेनेबल थोड़ी हुआ। आप खूब मेहनत करो, फिर ऐश करो, और बच्चों के लिए भी रखो, तो सस्टेनेबल हो गया। आपने बंगला बना दिया, ऐश कर रहे हो, और उस बंगले में बच्चे भी ऐश कर, तो सस्टेन किया ना वो, तो सतत विकास। इसका अर्थ है ऐसा डेवलपमेंट हो जो प्रेजेंट नीड को तो पूरा ही करे, लेकिन बिना फ्यूचर जनरेशंस को नुकसान पहुंचाए बिना, यानी फ्यूचर को बर्बाद करना है भाई, ठीक। मेन प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहले जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उन्हें बचाना। इसका प्रिंसिपल है कि भैया अगर हम लोग जंगल काट डालेंगे तो शायद आप जगह का मजा ले लोगे, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उनका तो फ्यूचर बर्बाद हो गया। ऑक्सीजन की दिक्कत है, पोल्यूशन है, बहुत सारी चीजें। इकोसिस्टम में इन्वायरमेंट को सेफ रखना, इसका मतलब इन्वायरमेंट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक। जो रिसोर्सेज हैं उनका लिमिटेड इस्तेमाल करेंगे, कि ये नहीं कि अगर पेट्रोल है तो अंधाधुंध बर्बाद करे पड़े हैं, मतलब नहीं खाली स्टार्ट करके ट्रैफिक पे खड़े हुए ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखना है। तो ये सब इसके प्रिंसिपल्स हैं भाई, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, तो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सब। जैसे इस समय देखो हर जगह सोलर पैनल लग रहा है, कभी ना कभी, मतलब कुछ लोग कहेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा, अभी खत्म नहीं होगा, कुछ और लूप होल निकलेगा इसमें, कुछ और फ्लॉ निकलेगी। वाटर कंजर्वेशन, पानी हो गया, पानी अगर आप नहीं बचाओगे तो फ्यूचर का क्या होगा। पेड़ों को लगाना हो गया, ऑर्गेनिक जैविक खेती करना हो गया, पोल्यूशन को कम करना हो गया, ये सब आ जाएगा इसके अंदर। इंपॉर्टेंस की बात करें तो पर्यावरण का प्रोटेक्शन होगा, पोल्यूशन कंट्रोल में रहेगा, लॉन्ग टर्म की जो है वो ग्रोथ आपको दिखाई देगी। पैसे के मामले में भी क्रॉप रोटेशन आप कर सकते हो, कि इस फसल के बाद इस फसल के बाद कि एक फसल लगाई, मतलब उसमें जो खाद वाद अगर कुछ इस तरीके के कुछ गुण हैं जो अगली फसल के लिए फायदेमंद है, तो अगली फसल लगा दी। और फसल जब चेंज होगी तो हो सकता है इस फसल में कोई बीमारी लगती हो, वो इसमें ना लगती हो, तो इससे क्या होगा, ये जब आप फसल रोटेट करोगे तो जो बीमारी होगी यहां पे रुक जाएगी, दूसरी फसल, और फिर जब वो आएगी तब तक वो खत्म हो जाएंगे, कीड़े वेड़े जो भी होंगे। तो केमिकल यूज, इस तरीके की चीजें आप कर सकते हो। फिर है भैया फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। कौन से वो पौधे हैं जो रेशे देते हैं, फाइबर देते हैं? ये क्वेश्चन भी पेपर में खूब आता है। तो सरल भाषा में लिखेंगे, ऐसे पौधे जिनसे हमें फाइबर मिलता है, रेशे मिलते हैं, कपड़े हैं, रस्सी हैं, बैग हैं, ये सब बनाए जाते हैं, उन्हें हम लोग फाइबर यील्डिंग प्लांट्स कहते हैं भाई, ठीक। टाइप्स की बात करें तो भैया सरफेस फाइबर हो गया जो हमें सीड से, फ्रूट से मिल जाएगा। बास्ट फाइबर हो गया जो स्टेम यानी हमें तने से मिल जाएगा, जैसे जूट है, फ्लैक्स है, ठीक। ये सब विकल्प में भी काम में आएंगे, अगर किसी का ऑब्जेक्टिव पेपर है तो वहां काम में आएंगे कि भैया जो सरफेस फाइबर होते हैं काहे से मिलते हैं, तो सीड से, फ्रूट से मिलते हैं। जो लीफ फाइबर होते हैं, ठीक, इस तरीके की चीजें हो गई जो पत्तियों से मिलेंगे हमें। इंपॉर्टेंट फाइबर यील्डिंग, कौन से पौधे हैं जिनसे हमें फाइबर मिलता है, तो कॉटन हो गया भाई, इसका साइंटिफिक नेम भी हमने लिख दिया है। जूट हो गया, इसका साइंटिफिक नेम हमने लिख दिया है। ये तो आपको पता ही है, कॉटन सीड से मिलता है, सीड के रेसेस मिलता है, कपड़ा बनाने काम में आता है, ये रस्सी बैग बनाने काम में आता है, तो ये आपको देखना है भाई। फ्लैक्स काहे से मिलता है, तने से मिलता है, ये भी भैया कपड़े वगैरह बनाने काम में आता है। धागे बनाने, थ्रेड्स मतलब धागे बनाने काम में आता है। हेम्प भी रस्सी बनाने काम में आता है, फाइबर के प्रोडक्ट बनाने में काम में आता है, मतलब भांग के पौधे से प्राप्त होता है। कैनाबिस सटाइवा इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो ये भी हमने आपको यहाँ पर दे दिए हैं मेरे भाई, ठीक है। करेक्ट। अच्छे एक फाइबर के क्या गुण हो सकते हैं, तो मजबूत होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ड्यूरेबल होता है, और आसानी से खींचा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, लपेटा जा सकता है, इस तरीके से यूज हो सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है, तो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, कपड़े वगैरह में, उसमें इस्तेमाल होता है। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रोवाइड होगा, सीधी सी बात है, उससे अगर कुछ बन रहा है, इनकम होगी, डेली लाइफ में यूज होता है भैया। कपड़ा है, रस्सी है, जो भी हम लोग पहने हुए हैं, इन सब में इस्तेमाल होता है भाई, ठीक है। क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं, तो क्रूड मतलब कच्चा होता है, तो जो कच्चे ड्रग्स हैं जो हमें डायरेक्ट पौधों से मिल रहे हैं, ठीक। एक दवाई जो बनी बनाई लेके आ रहे हो फैक्ट्री वाली, और एक पौधों से डायरेक्ट मिल रहा है। तो वे नेचुरल ड्रग्स जो हमें पौधों से, प्लांट से, एनिमल से या मिनरल से डायरेक्टली मिलते हैं, बिना ज्यादा प्रोसेसिंग करे हुए, डायरेक्ट, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं,
जैसे कोई गया जंगलों वंगलों में, नीम की पत्ती, मतलब नीम की पत्ती छोड़ दो, हमारे नाना है, अगर किसी के यहाँ कीड़ा लग जाए दाढ़ वाड़ में, तो वो क्या करते हैं, कुछ उनके 4-5 जड़ी बूटी मिलाते हैं, वो पुराना ज्ञान है, कान में डाल देते हैं, कीड़ा वेड़ा मर जाता है भाई। ठीक, मतलब होता है, हमारे भी बचपन में ऐसा कुछ हो गया था तो ठीक हो गया था भाई। तो इसका मतलब ये है, वो क्या है, डायरेक्ट पत्तियां तोड़ी, इस्तेमाल कर लिया, तो क्रूड ड्रग्स है भाई वो। ठीक है, कोई प्रोसेसिंग नहीं है, बस थोड़ा बहुत धोते धाते हैं जो भी चीजें हैं इस तरीके की। बोरा बनाने को कहे तो उसमें मंत्र डालते हैं, ये करते हैं, कुछ नहीं होता भाई। ठीक, सोर्सेस पौधों से मिल सकते हैं। ठीक, उसके अलावा जंतुओं से मिल सकते हैं, जैसे हनी, भैया ये भी तो एक तरीके से, अगर शहद भी देखा जाए, लोग कहते हैं सुबह पानी में डाल के अगर पियो गुनगुने पानी में खाली पेट, तो लोग कहते हैं डिटॉक्स हो जाता है पूरा शरीर, होता है ना, तो दवाई का ही तो काम कर रहा है। दूध हो गया, कॉड लीवर ऑयल हो गया, ये सब मिलते हैं भाई। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो 2 तरीके के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जैसे अदरक हो गया, लौंग हो गई, अनऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं, ओपीएम वगैरह, अफीम वगैरह, इस तरीके की चीजें हो जाएंगी। इंपॉर्टेंस की बात करें, मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होगा, नेचुरल ट्रीटमेंट होगा, साइड इफेक्ट ना के बराबर ही होते हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक यूज में इस्तेमाल होता है, आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, महंगे नहीं होते हैं, नेचुरल ओरिजिन। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके की चीज, मतलब आसानी से जहां प्रकृति, नेचुरल मतलब प्रकृति में पैदा होते हैं, तो वहां से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ ब्रांचेस हैं जिनके बारे में पूछ सकता है। NMPB क्या होता है, तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। ठीक है भाई, तो ये क्या है, एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, यानी संस्था है, जो जितने भी मेडिकल, नाम से पता, M फॉर मेडिकल, जो मेडिकल प्लांट्स होते हैं उन्हें बचाने के लिए, उनकी खेती करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रचार के लिए, प्रमोशन के लिए 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, फंक्शन यही है, मेडिकल जो प्लांट हैं उनकी खेती को प्रमोट करना, किसानों को सपोर्ट करना, रिसर्च और डेवलपमेंट में फायदा पहुंचाना। इंपॉर्टेंस की बात करें तो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती हैं उनके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ठीक भैया, जो जड़ी बूटी है, तो यहीं से आएगा जब खेती होगी मेरे भाई। ठीक है, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी जब इस तरीके की चीजें रहेंगी। कॉपीराइट क्या होता है, तो कॉपीराइट का मतलब सरल भाषा में क्या होता है, जैसे अगर आप देखा अभी हमको यहाँ पे गाना बजा दें तो हमारे इस चैनल पे कॉपीराइट आ सकता है, क्यों, भगवान ना करे कभी आए, बड़ी मेहनत वाला चैनल है। लेकिन कॉपीराइट मतलब किसी दूसरे का कंटेंट यूज करना, हम लोग नहीं कर रहे हैं भाई, हम लोग अपना कंटेंट खुद छाट रहे हैं, बैठ के खुद बना रहे हैं। तो कॉपीराइट की डेफिनेशन क्या है, कॉपीराइट एक लीगल राइट होता है, जिसका कंटेंट है उसका ही कॉपीराइट होगा, जो क्रिएटर को उसकी ओरिजिनल क्रिएशन पर मिलता है। जैसे अपनी जो ये वीडियोस हैं, कोई अगर इन्हें चुरा लेता है तो हम उसे कॉपीराइट दे सकते हैं, समझ रहे हो, तो ये हमारा कंटेंट है भाई, सीधी सी बात है। तो चाहे वो किताबें हो, बुक्स है, म्यूजिक है, मेरी किताब है, शुरुआत हमने लिखी है, सारे कॉपीराइट, कोई नहीं चुरा सकता उसे भाई। ठीक है, तो बुक्स है, म्यूजिक है, फिल्म है, सॉफ्टवेयर है, हर चीज का कॉपीराइट होता है भाई। ठीक है, फीचर्स की बात करें ऑटोमेटिकली मिल जाता है, कॉपी कोई नहीं कर सकता है, मिसयूज नहीं कर सकता है। क्रिएटर अगर आप हो तो आपके हाथ में कंट्रोल आएगा। बुक्स है, गाने हैं, जैसे हमारा गाना है शुरुआत, कोई व्यक्ति अगर इस्तेमाल करेगा तो अपने आप उस पर जो है, क्योंकि पूरा प्रोसेस होता है भाई। ठीक है, तो मूवीज हैं, सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा ये शॉर्ट में आता है सेक्रेड उपवन, यानी पवित्र जो जगह होती हैं वो क्या होती हैं, तो पवित्र जगह वो जंगल के कुछ एरिया होते हैं जो लोकल लोगों के द्वारा धार्मिक, कि मतलब कोई पेड़ हो गया वहां पे पूजा हो रही है, तो उसके वजह से इससे क्या, उसकी सुरक्षा भी हो रही है, मतलब पेड़ भी वो सैकड़ों साल पुराना हो गया है, तो इस तरीके से भी बॉटनी में इस्तेमाल हो जाता है, प्रोटेक्ट किए जाते हैं। धार्मिक महत्व के कारण सुरक्षित जंगल से छोटे हिस्से को सेक्रेड ग्रुप्स कह देते हैं, यानी किसी जंगल के अंदर कोई हिस्सा है जो धार्मिक मान्यता के चलते बहुत लंबे समय से सुरक्षित है, वहां पे पूजा वगैरह होती, तो उसे हम लोग सेक्रेड फॉरेस्ट, सेक्रेड ग्रुप्स कह देते हैं, उपवन कह देते हैं, बनों से छोटा उपवन। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे पेड़ों वगैरह को नहीं काटा जाता है। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं वही प्रोटेक्ट करती, कोई काटने जाएगा पहुंच जाएंगे भैया यहाँ ये बाबा है, वो सारी चीजें भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो इन्वायरमेंट है उसकी तो रक्षा होगी ही। रेयर स्पेसीज, कई बार ऐसे कुछ पेड़ हैं जिनका लंबे समय से प्रोटेक्शन हो गया धार्मिक कारणों की वजह से। ठीक, कल्चरल और रिलीजियस जो हमारा धार्मिक वैल्यू है, मान्यताएं हैं, वो भी बनी रही। जैसे अगर मेघालय की बात करते हैं, वेस्टर्न के कुछ घाट हैं, तो वहां पर अगर आप जाएंगे तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इंडिया में जो मेडिसिनल प्लांट हैं इनका यूज बहुत पुराना है, कुछ एजेंसीज के नाम है, जैसे आयुष के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, तो आयुष क्या है, इसका पूरा नाम है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। ठीक, तो आयुष का फंक्शन क्या है, जो मेडिकल प्लांट है इनकी खेती को, प्रमोशन को, पुरानी दवाइयों को, फार्मर्स को सपोर्ट करना, हर्बल मेडिसिन का यूज बढ़ाना, ये सब आयुष का काम है। ऐसे ही CIMAP आपसे पूछ सकता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, तो ये भी वही है भैया, इस तरीके की संस्था है
है, जो नई वैरायटी होंगी उन्हें डेवलप करेगा, फार्मर्स को ट्रेनिंग देगा, मेडिकल एरोमेटिक प्लांट का रिसर्च करेगा भैया, ठीक है। CARI क्या होता है, जो सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो आयुर्वेद मेडिसिन पे रिसर्च करेगा, नाम ही है उसका, R फॉर रिसर्च। मेडिसिनल जो प्लांट होंगे उनकी स्टडी करेगा, क्वालिटी कंट्रोल करेगा, हर्बल ड्रग्स पे काम करेगा भाई, ठीक है। उसके अलावा चबाने वाले पदार्थ, इनसे रिलेटेड आपसे पूछ सकता है, जैसे पान है, ठीक है, वो पदार्थ जो चबा कर खाए जाते हैं, जनरली स्टिमुलेशन या रिफ्रेशमेंट के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, जैसे पान हो गया है, सुपारी हो गई है, तंबाकू हो गया है, तो इस तरीके की चीजें ये कहलाती हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके अलावा बिना मिट्टी की, यानी हम सॉइल लेस कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसी खेती जो बिना मिट्टी के करी जाती है, जिसमें हमने अभी आपको ऊपर बताया भी था, ठीक, जिसमें क्या होता है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम लोग सॉइल लेस कल्टीवेशन भी कह देते हैं। एडवांटेजेस हम ऊपर आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, वाटर सेविंग होता है, ये सब अभी आपको हम ऊपर बता चुके हैं, 2-3 तरीके से ये आ जाता है। प्लांट क्वारंटीन क्या होता है, तो क्वारंटीन क्या होता है बताइए। जैसे अब ये कोरोना हुआ था तो आदमी बंद हो जाता था, क्वारंटीन हो जाता था, तो वैसे ही पौधों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय उनकी जांच और नियंत्रण करना, उनके बारे में जानकारी लेना ही प्लांट क्वारंटीन कहलाता है भाई, ठीक है। पर्पस क्या है, खेती प्रोटेक्ट रहे, उसे कोई बीमारी तो नहीं है, तो पहले उसे रखा अकेले, उसकी जांच करी, क्वारंटीन किया उसे, उसके बारे में पता चल गया, तब दूसरी जगह ले जाया जाएगा। नए हार्मफुल ऑर्गेनिज्म की एंट्री से बच जाओगे आप, क्रॉप प्रोटेक्शन होगा, प्रोडक्शन जो है वो लॉस कम होगा, इस तरीके की चीजें आपके साथ में रहेंगी भाई, ठीक है। उसके अलावा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में लॉन्ग में आएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। ये कॉपीराइट से ही रिलेटेड है कि अगर किसी का कोई चीज है, ठीक, जैसे हमने कोई खोज कर दी, मानव के दिमाग से बने हुए आइडियाज, व्यक्ति के दिमाग में जो बना है, उसने जो इन्वेंट किया है, जो इन्वेंशंस हैं, जो डिजाइन्स हैं, जो क्रिएशंस हैं, उस पे उसका अधिकार है, कानूनी अधिकार है भाई, तो इसे ही हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी राइट्स की बात करें, किस किस तरीके से इंडिया में आपको राइट्स मिल सकते हैं, तो आप पेटेंट ले सकते हो, कोई आपने नई खोज करी है, उसके लिए आपको 20 साल के लिए कोई नई मेडिसिन हो सकती है, कोई मशीन हो सकती है, कुछ भी, उसके लिए आपको पेटेंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कॉपीराइट मिल जाएगा आपको, ठीक, कोई किताब आपकी है, जैसे अपनी ही किताब है, गाना अपना, म्यूजिक भी अपना एक गाना है, आप सर्च करना, उसमें मेरी पूरी जर्नी है, शुरुआत बी डिकेडियन, कोई फिल्म है, कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इन सब के लिए आपको मिल जाता है, कोई बहुत कठिन काम नहीं होता। ट्रेडमार्क ले सकते हो आप, ठीक है, वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर दो कि ये हमारा कंटेंट है, ठीक है, ये हमारा नाम है, जैसे बी डिकेडियन का ट्रेडमार्क है, इस तरीके की चीजें, तो ब्रांड नेम या लोगो को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। उसके अलावा अगर बात करें तो GI टैग मिल जाता है, जैसे बनारसी साड़ी, किसी ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर कोई चीज है, बनारसी पान, ठीक, दार्जिलिंग की चाय, इस तरीके की चीजें भी आपको आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। डिजाइन के राइट्स मिल सकते हैं, कोई प्रोडक्ट है उसे आपने डिजाइन किया है तो उसे भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन भी होता है, यानी अगर कोई नए पौधे हैं उसकी वैरायटी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फार्मर्स के राइट्स भी इससे भैया सेफ रहते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें IPR इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर यानी खेती में किस तरीके से, तो वही चीजें हैं, जो किसान हैं उनके राइट सेफ रहेंगे, रिसर्च को इनकरेज करेगा। कंक्लूजन की ओवरऑल बात करें तो IPR जो लॉज है इंडिया में क्रिएटिविटी, इनोवेशन, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो आपको राइट्स मिलेंगे, आपको उसका अधिकार मिलेगा और आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे, आपको रॉयल्टी मिलेगी। कोई अगर यूज करेगा तो आप उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। इंपॉर्टेंट लॉज की बात करें, पेटेंट एक्ट 1970 में आया, कॉपीराइट एक्ट 1957 में है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 1999 में है, ऐसे GI टैग भी 19, तो ये सारे हैं, ठीक, जो आपको पता होने चाहिए। PDF हम आपको दे ही रहे हैं। इंपॉर्टेंट की बात करें तो इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, क्रिएटर्स को रिवॉर्ड मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इलीगल कोई भी कॉपी नहीं करेगा, इस तरीके की चीजें रहेंगी। कोई 2 पौधों की जो इंट्रोडक्शन वाली एजेंसीज की बात करें तो NBPGR है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हो गया। ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये पौधों का इंट्रोडक्शन करती हैं, पौधों पे रिसर्च करने वाली एजेंसीज हैं। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ ड्रग्स की बात करें तो भैया ड्रग्स यानी दवाइयां पहले डायरेक्ट पौधों से मिलती थी, फिर धीरे धीरे करके एवोल्यूट हो गई हैं। अब एक छोटी सी गोली तुम जाते हो लेके खरीद के खा लेते हो, तो नेचुरल रिसोर्सेज से शुरू होकर मॉडर्न मेडिसिन तक पहुंचना ही बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कहलाता है। अच्छी दवाइयां मिल रही हैं, साइड इफेक्ट कम हो गए हैं, ठीक है, बीमारियों का इंप्रूवमेंट अच्छे से हो पा रहा है, तो इस तरीके की चीजें इस्तेमाल होती हैं भाई, ठीक है। उसके बाद करें क्या एस्पेक्ट है एथनोबॉटनिकल लेवल पर, क्या एस्पेक्ट है प्लांट को, रिसोर्सेज को बचाने का भाई। तो कंजर्वेशन में क्या रोल है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि पहले तो हमने यहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि भैया जो एथनोबॉटनी होती है, जो लोकल लेवल के लोग होते हैं, जो ट्राइबल लेवल के लोग होते हैं,
प्लांट के यूज और नॉलेज की स्टडी है, वो किस तरीके से बचा रहे हैं, किस तरीके से उसकी नॉलेज उन्हें है, उसे ही हम लोग एथनोबॉटनी कहते हैं। तो भैया अगर कंजर्वेशन बचाएंगे कैसे, तो कोई पवित्र उपवन बना दिया, वो पेड़ नहीं काटेंगे, ये मतलब पूजा होने लगी वहां पे तो इस तरीके से बचा लिया। मेडिसिनल प्लांट अगर कोई है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कुछ ट्रेडिशनल पुरानी प्रैक्टिस होती चली आ रही उस तरीके से ही उनका इस्तेमाल करेंगे और फायदा उठा पाएंगे। मैनेजमेंट की बात करें तो लिमिटेड यूज, जितनी जरूरत उतना ही तोड़ेंगे, उसे उतना ही इस्तेमाल करेंगे। कम्युनिटी में पार्टिसिपेट होता है कि सब मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब जहां पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसी चीज मिल रही है, कोई ऐसा पेड़ है, कोई ऐसी जाति है जो मतलब बहुत काम की है, तो उस पर या तो वहीं पर उसका संरक्षण करा जाएगा या फिर कहीं पर ले जाके उसे सेफ तरीके से रखा जाएगा। इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसका प्रोटेक्शन होगा। पुराने जमाने की जो नॉलेज चली आ रही है कि भैया ये खाओ तो ये होगा, ये तो उससे आदमी स्वस्थ रह पाएगा भाई, ठीक, उसकी नॉलेज सेफ रह पाएगी। एक आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप और देख लेना। कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ व्हीट। भैया व्हीट, टी, चाय और ब्लैक ग्राम, इन सब की जो है किस तरीके से खेती होती है, प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हमने व्हीट यानी गेहूं लिख दिया है, इसका साइंटिफिक नेम भी आपको दे दिया है, ठीक। कल्टीवेशन, खेती कैसे होती है, मौसम इसे कैसे चाहिए, ठंडा चाहिए, ठीक। मिट्टी कैसी, भुसभुसी टाइप की मिट्टी होनी चाहिए। अक्टूबर से नवंबर के टाइम ये बोया जाता है, ठीक। मार्च से अप्रैल के टाइम पे काट लिया जाता है भाई, ठीक। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ स्टेप्स रहते हैं, जैसे अगर हम बात करें पहले फील्ड को प्रिपेयर करा जाएगा, ठीक, फिर बीज बोए जाएंगे, फिर जड़ों को पानी दिया जाएगा, फिर खाद इस्तेमाल करी जाएगी, फिर उसे जोता जाएगा, फिर ठीक। तो इस तरीके की चीजें रहेंगी मेरे भाई, ठीक। प्रोडक्शन इस तरीके से रहेगा। इंडिया गेहूं में जो है अगर बात करें तो टॉप नंबर पे आता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस्तेमाल क्या है, रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में, बिस्किट बनाने में, कार्बोहाइड्रेट का ये मेन सोर्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें रहती हैं भैया, ठीक। उसके बाद चाय की बात करें तो चाय में अगर हम लोग बात करें तो ये किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए, तो गर्म यानी वार्म और ह्यूमिड, आर्द्रता वाला क्लाइमेट इसके लिए चाहिए होता है, ठीक। हाई रेनफॉल, इसके लिए बारिश की जरूरत पड़ती है, बारिश होती रहनी चाहिए। मिट्टी अम्लीय होनी चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पे ग्रो करता है ये, असम है, दार्जिलिंग है, ठीक, नीलगिरी है, इनकी पहाड़ियों पर ये अच्छा खासा मिल जाता है। रिफ्रेशमेंट के लिए, ठीक, एनर्जी लाने के लिए, इन सब के लिए हम लोग चाय का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई। इस्तेमाल तोड़ा का तो कैसे इसे प्रोसेस करते हैं, पत्ती तोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, रोल करेंगे, फर्मेंटेशन होगा और आखिरी में सुखा के उसे हम लोग बना के पी लेते हैं। ऐसे ही जो ब्लैक ग्राम है यानी उड़द की जो दाल है उसका भी हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है। साइंटिफिक कल्टीवेशन हो जाएगी, इसमें भी वार्म यानी गर्म जलवायु चाहिए होती है, काली मिट्टी चाहिए होगी। और ये खरीफ की फसल होती है, जो कि खरीफ की जितनी भी फसलें होती हैं जून जुलाई के आसपास बोई जाती है भैया, ठीक। इनकी कटाई हो जाती है सितंबर से अक्टूबर के आसपास। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट होता है यानी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में ये मदद करता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। दाल है, डोसा है, इडली है। प्रोटीन से रिलेटेड, दालों में वैसे ही प्रोटीन होता है जिससे रिलेटेड फूड बनाने में इस्तेमाल इसका होता है। ये मिट्टी की उर्वरता को, फर्टिलिटी को बढ़ाता है भाई, ठीक है। तो यहां पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। अब हम ये नहीं कह रहे आपका पेपर कल का कैसा होगा, लेकिन जो एफर्ट हम कर सकते थे वो हमने अपना पूरा दिन लगाया, रिसर्च की, मेहनत की और आपके लिए कंटेंट लेके आए। हम आपसे अब लास्ट में एक बात कहेंगे भाई, अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ क्रांति हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी किस्मत चली तो कल का पेपर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि चॉइस भी होती है वहां पर। और आप इसे बिल्कुल सही से पढ़ लो, कोई बहुत बड़ी पीडीएफ नहीं, 25-26 पन्नों की पीडीएफ है। तुरंत हम टेलीग्राम पे डालना है, फ्री में अपना टेलीग्राम पे चैनल है BD Academy BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पीडीएफ का नाम है 4th सेमेस्टर बॉटनी वन शॉट 2026, ठीक। जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर रखा है वहां भी अपलोड करवा देंगे, आज रात में ही अपलोड करवा देंगे भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी पीडीएफ को एक बार देख डालो सही से, कोशिश करो, रिसर्च करो। कल सुबह अगर 11 बजे भी पेपर होगा तब भी आप बहुत आराम से कर पाओगे। कुछ फिजिक्स वाले बच्चे भी हैं, बहुत आप तो बहुत थक गए हैं। कोशिश करेंगे हम कल सुबह 4, 5, 6 बजे तक वीडियो डालने की, पूरी कोशिश है। बाकी आप पढ़ रहे हो अच्छे से, हमने 4th सेमेस्टर की फिजिक्स में काफ़ी कुछ कराया हुआ भी है, तो उन बच्चों को मिल गया होगा, नहीं मिला कोई बात नहीं, उसका भी वन शॉट हम इकट्ठा करके कल सुबह तक डालने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये पीडीएफ अभी हम आपको दे रहे हैं टेलीग्राम पे, BD Academy BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन करो। और सभी को गुड लक। आखिरी में एक बात कहेंगे भाई, अगर 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे बॉटनी लिख के आना। इतना सब जब पढ़ के जाओगे तो कुछ तो आता होगा, रिलेटेड लिखना, बना बना के लिखना, बॉटनी लिख के आना, अगड़म बगड़म मत लिखना, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। चलिए सर, थैंक यू। कल आके कमेंट में बताना कैसा हुआ पेपर। धन्यवाद।